वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, एग्जाम प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल पर मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। और आज की क्लास में हम लोग जो मॉक टेस्ट पिछला सॉल्व कर रहे हैं उसी को कंटिन्यू करेंगे। डेली रात को 9 बजे आरओ को टारगेट करते हुए हम लोग डेली जीएस के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो पूरी क्लास ध्यान से देखिए और इससे पहले भी जो क्लासेज हुई हैं वो प्लेलिस्ट में ऐड कर दी गई हैं, आप उनको भी रिवाइज करते रहिए। जो बच्चे न्यू हैं उनको बताना चाहूँगी, ये क्लास डेली रात को 9 बजे आती है और इसके साथ में दोपहर 1 बजे जीएस की क्लास चल रही है। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का रिवीजन भी चल रहा है और बाकी सब्जेक्ट भी साथ में कवर हो रहे हैं। तो आप दोनों क्लासेस देखते रहिए, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और जो भी बच्चे पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, ये सामने आपके नंबर दिए गए, इन पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। पेड ग्रुप आप ज्वाइन करके, जो कि आपका 27 जुलाई को एग्जाम है आरओ का, खासकर उसको टारगेट करते हुए मैं सीरीज चला रही हूँ। और जो बच्चे स्टडी मटेरियल को लेकर के अभी कंफ्यूज हैं तो वो ज्वाइन कर सकते हैं। आपको कंप्लीट स्टडी मटेरियल एक ही जगह मिल जाएगा, कोई अदर बुक, कोई भी कंटेंट आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा। जो डेली टारगेट मिलते हैं सिर्फ उन्हीं को फॉलो कीजिए। वीडियो रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी तो आपके सारे सब्जेक्ट कंप्लीट होंगे, साथ में आप प्रैक्टिस कर पाएंगे क्वेश्चंस की। तो क्वेश्चन आपको वैसे ही दिए जाएंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे पैटर्न है एग्जाम का यूपीपी से, जैसे अब अभी पेपर हुआ था आरओ का हुआ था, या आयोग का जैसा पैटर्न होता जा रहा उन्हीं पे आधारित आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को हल करना है। फुल लेंथ मॉक टेस्ट है और सब्जेक्ट वाइज है, तो दोनों को ध्यान में रखते हुए तैयारी कराई जा रही है और आप उसके साथ अपनी तैयारी कंटिन्यू कर सकते हैं। तो कोर्स से रिलेटेड छोटी सी जानकारी है, ऐप डाउनलोड करके भी आप कोर्स को ज्वाइन कर पाएंगे। इसके अलावा जो बच्चे कोर्स नहीं ज्वाइन कर सकते हैं वो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का जो मेन चैनल है उस पर भी प्लेलिस्ट अवेलेबल है, आप उस पर ज्वाइन कर सकते हैं। पीसीएस का भी साथ में चल रहा है कोर्स और जो अदर स्टेट पीसीएस हैं वो भी तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए बिना देर के आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। कुछ क्वेश्चंस ऑलरेडी हो चुके हैं, आगे आज देखते हैं। 41st क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए इसमें क्या दिया गया है। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से संबंधित सही विकल्प का चयन करना है। पहला स्टेटमेंट देखिए क्या है, इस अधिनियम के द्वारा बंगाल का जो गवर्नर जनरल है इसको बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया, मतलब बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल उपाधि दी गई। ठीक है। फिर इस अधिनियम के द्वारा बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी के गवर्नरों को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। इस अधिनियम के तहत कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई और इस अधिनियम के तहत कंपनी के कर्मचारियों को व्यक्तिगत व्यवसाय करने, भारतीयों से उपहार और रिश्वत स्वीकार करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। अभी ऑप्शंस आपके सामने हैं, देख करके सही उत्तर देना है। ठीक है। तो समझिए 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट आता है, मान लीजिए बंगाल का जो गवर्नर जनरल था इसको बनाया, गवर्नर था पहले तो बंगाल का गवर्नर था, इसको गवर्नर जनरल बनाया जाता है। अब ये जो बम्बई और मद्रास की प्रेसिडेंसी थी अब इसको क्या करते हैं, इसके अंडर ला देते हैं। ठीक है, इतना क्लियर है। इसी के तहत कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना होती है कब, ये एक्ट 1773 का था और 1774 में स्थापना हो जाती है। सर एलिजा एम्पे इसके पहले न्यायाधीश बनते हैं। ठीक है, उनका नाम भी पूछा जाता है। और जो अपना पर्सनल ये ट्रेड कर रहे थे ये सब जो कर्मचारी, उस पर भी प्रतिबंध लगाया जाता है। जो उपहार रिश्वत ये सब लेते थे ना, इस पर भी प्रतिबंध लगा दिया जाता है। इसलिए सारे स्टेटमेंट करेक्ट हैं और हम चूज करेंगे ऑप्शन डी को। 42nd क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें। पहला कथन है कि बक्सर की लड़ाई के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को तत्कालीन मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय द्वारा इलाहाबाद की संधि द्वारा दीवानी अधिकार दिए गए थे। दूसरा क्या है कि एक्ट ऑफ सेटलमेंट आया था 1781 का, मुख्य रूप से सर्वोच्च न्यायालय और गवर्नर जनरल की परिषद के बीच शक्तियों के विवाद को समाप्त करने के लिए लाया गया था। और थर्ड है 1784 का जो पिट्स इंडिया एक्ट आया था, इसके माध्यम से कॉर्नवालिस एक नियंत्रण बोर्ड और एक निदेशक मंडल के अधिकार के तहत ब्रिटिश भारत के पहले प्रभावी शासक बन गए थे। कौन कौन से कथन है वो देखते हैं। तो देखिए बक्सर की लड़ाई के बाद क्या होता है, ईस्ट इंडिया कंपनी को तत्कालीन मुगल सम्राट जो थे शाह आलम द्वितीय, इनसे क्या होता है, इलाहाबाद की संधि करते हैं और ये दीवानी अधिकार सारे अपने हाथ में ले लेते हैं। ठीक है, तो बंगाल वाला जो क्षेत्र है वो इनके पास आ जाता है, बंगाल बिहार उड़ीसा वाला। पहला कथन बिल्कुल सही है। फिर आता है एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 का, तो सर्वोच्च न्यायालय से गवर्नर जनरल की परिषद के बीच शक्तियों के विवाद को ये समाप्त करने के लिए लाया गया थे, बिल्कुल करेक्ट है। अब बात करते हैं कॉर्नवालिस एक नियंत्रण बोर्ड और एक निदेशक मंडल के अधिकार के तहत भारत के प्रभावी शासक बन गए थे। तो ये आया था 1786 का ये संशोधन अधिनियम आता है। ठीक है, तो अमेंडिंग एक्ट 1786 का आता है, ना कि 1784 का। तो 1786 का था वो एक्ट और ये गलत हो जाएगा। हम कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे, डी, पहला और दूसरा कथन सही है।
43rd क्वेश्चन देखिए, और देखिए इस तरह के प्रश्नों से आपका ये जो टॉपिक है, ठीक है, जितने भी एक्ट हैं उनसे रिलेटेड चीज़ें वो कवर हो जाएंगी, ठीक है। तो 43rd क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, कुछ स्टेटमेंट है, कौन से करेक्ट हैं। पहला स्टेटमेंट है 1857 के रिवोल्ट के बारे में, कि भारत का यह पहला स्वतंत्रता संग्राम था। तो इस बारे में आप सभी को पता है कि ये कथन बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर 1858 का भारत सरकार अधिनियम आता है ठीक इस विद्रोह के बाद, और इसने विवादास्पद व्यवगत का जो सिद्धांत है, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स है, इसको समाप्त कर दिया था। ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि 1857 का जब रिवोल्ट होता है, इस रिवोल्ट के बाद क्या होता है, ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ से खत्म कर दी जाती है, और सीधे जो ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र है वो कहाँ चला जाता है, क्राउन के पास, ठीक है। तो मतलब सीधे अब ब्रिटेन के पास ही, ब्रिटेन के अंदर ब्रिटेन रूल करता है, तो होता है। तो ये जो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स है, बाकी जो भी ईस्ट इंडिया कंपनी ने फैला रखा था वो सब खत्म कर दिया जाता है, कि देखो ईस्ट इंडिया कंपनी अत्याचार कर रही थी, मैं ऐसा नहीं करूँगी, मेरी जनता हो आप, और हम आपको वैसे ही, जैसे हमारी जनता वैसे हम आपको देखने वाले हैं। और ये सब जो चीज़ें थी, जैसे कि दत्तक पुत्र लिया है तो वो राजा नहीं बन सकता, ये सब चीज़ें थी ना, तो ये क्षेत्र वापस करे जाएंगे, और ये सब कह करके फिर से अब क्या होता है कि व्यवगत का जो सिद्धांत है खत्म कर दिया गया था, क्योंकि डलहौजी ये लाया था, और लास्ट वाला जो अवध का क्षेत्र मिला लिया था, फिर उसके बाद अवध में भी रिवोल्ट हो जाता है। 1858 के भारत सरकार अधिनियम को भारत की बेहतर सरकार के लिए एक अधिनियम के रूप में भी जाना जाता है। इसको देखते हैं, तो ये भी स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। चौथा देखते हैं, 1919 के भारत सरकार अधिनियम ने नियंत्रण बोर्ड और निदेशक न्यायालय को समाप्त करके दोहरी सरकार की प्रणाली को समाप्त कर दिया था। तो देखिए इसमें 1858 का अधिनियम था, जिसने नियंत्रण बोर्ड और निदेशक न्यायालय को समाप्त किया था, ठीक है। इसको याद रखिए, बोर्ड ऑफ कंट्रोल है ना, ये था ना बोर्ड ऑफ कंट्रोल, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, तो इनको समाप्त करके क्या किया था, जो दोहरी सरकार की प्रणाली बन गई थी वो खत्म किया। मतलब क्या होता था, एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल था, एक था ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, सीओडी और बीओसी थे, ठीक है। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो ईस्ट इंडिया कंपनी को चला रहे थे, बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो इनके राजनीतिक जो भी रूल्स रेगुलेशंस होते थे उनके लिए रिस्पॉन्सिबल थे। तो इनको क्या किया गया, जो ये दोहरी गवर्नमेंट चल रही थी इनकी, इसको क्या किया गया, दोहरी प्रणाली, इसको खत्म किया गया, ठीक है। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के द्वारा जो ये शुरू किया गया था, ठीक है, जो कि समाप्त किया गया 1858 के भारत सरकार अधिनियम से। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, पहला, दूसरा और तीसरा किसमें दिया गया है, ये दिया गया ऑप्शन बी में, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। 44th क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 3 स्टेटमेंट है आपके सामने। पहला, 1923 में गठित ली आयोग की सिफारिश पर 1926 में केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। सेकेंड है, द्वैत शासन प्रणाली की अवधारणा लियोनिस कोर्टोइस ने अपनी पुस्तक द्वैत शासन में की थी। थर्ड है, भारतीय परिषद अधिनियम 1919 के तहत प्रांतों में द्वैत शासन व्यवस्था लागू करते समय प्रशासनिक विषयों को 2 भागों में विभाजित किया गया था, एक आरक्षित था और दूसरा हस्तांतरित। इनमें से कौन से कथन सही है, तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। 45th क्वेश्चन देखिए, पहले क्वेश्चन को देख करके वीडियो पॉज कीजिए और फिर अपना आंसर देखिए, मैं आपको एक एक आंसर बताती हूँ। तो देखिए पहला स्टेटमेंट है कि 1 अप्रैल 1937 को अंग्रेजों ने बर्मा प्रांत को ब्रिटिश भारत से अलग कर दिया था, कथन सही हो जाएगा। फिर भारत के संघीय न्यायालय की स्थापना कब हुई, 1 अक्टूबर 1937 को हुई थी। तो जो भारत का पहला संघीय न्यायालय बना था, इसके मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो मॉरिस गुएयर थे। अन्य 2 न्यायाधीश और थे, कौन कौन से, शाह मोहम्मद सुलेमान और मुकुंद रामराव जयकर, इनके नाम याद रखिएगा। तो ये कथन सही हो गया, 1 अक्टूबर 1937 को। भारत में संविधान सभा बनाने का विचार सबसे पहले 1934 में एम.एन. रॉय ने रखा था, ये भी करेक्ट है और आंसर सही हो जाएगा सी, तीनों स्टेटमेंट सही है। 46 क्वेश्चन देखिए, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट है 9 दिसंबर 1946 को जो आयोजित की गई संविधान सभा की पहली बैठक, इसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा पहले अस्थायी अध्यक्ष बन जाते हैं। फिर 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक होती है, तो स्थायी अध्यक्ष किसको चुना जाता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। और जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य जो संकल्प है ये 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया था। और बेनेगल नरसिंह राव को संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। तो ये सारे स्टेटमेंट आपको सही दिए गए हैं। राइट आंसर कौन सा चूज करेंगे, ऑप्शन डी, चारों स्टेटमेंट करेक्ट है। 47th क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। आर्टिकल्स दिए गए हैं।
आर्टिकल 85, आर्टिकल 61, आर्टिकल 53 और आर्टिकल 143। इनमें से कौन से करेक्ट हैं? तो आर्टिकल 85 बता रहा है संसद के सत्र और सत्तावसान तथा भंग करना, ये किसमें है? आर्टिकल 85 में करेक्ट होगा। अब जो राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, इसके लिए कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 61 है। संघ की कार्यपालिका शक्ति, आर्टिकल 53 में इसका उल्लेख है। और उच्चतम न्यायालय से राष्ट्रपति को जो सलाह लेने की अनुमति है, ठीक है, उच्चतम न्यायालय से जो राष्ट्रपति सलाह लेते हैं, इनकी ये जो शक्ति वो आर्टिकल 143 में है। सारे स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएंगे, ऑप्शन डी चूज करेंगे। 48 क्वेश्चन सामने है आपके और ऑप्शन भी ये सामने है। पहला स्टेटमेंट देखिए क्या है। गोलकनाथ मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इनके फैसले की प्रतिक्रिया में संसद ने 24वां संशोधन अधिनियम लागू किया था। और केशवानंद भारती मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 24वें संशोधन अधिनियम 1971 की वैधता को बरकरार रखा था। और क्या बोला, क्या फैसला दिया कि संसद मौलिक अधिकारों को सीमित कर सकती है। फिर देखते हैं 1975 का इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इंदिरा गांधी बनाम राजनारायण मामले में इंदिरा गांधी के फैसले को रद्द कर दिया था और उनके 6 साल तक चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया था। तो ये भी कथन सही हो जाएगा, ठीक है। तो इंदिरा गांधी बनाम राजनारायण मामले में क्या होता है, 1971 में लोकसभा चुनाव हुआ था, ठीक है। इंदिरा गांधी के निर्वाचन क्षेत्र जो थे रायबरेली में, चुनाव जीतने के लिए अवैध सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग इसमें किया गया था, ऐसा कहा गया। तो 1975 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने फैसले में इंदिरा गांधी के फैसले को रद्द कर दिया और उनका जो 6 साल तक चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध भी लगाया गया था, ये इसमें हुआ था। तो देखेंगे कौन सा उत्तर सही होगा। तीनों कथन सही हैं और ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 49 क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से सही विकल्प चुने। पहला स्टेटमेंट है संविधान में मौजूद मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। सेकंड है संविधान में मौजूद राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत आयरलैंड से लिए गए हैं। और थर्ड है संविधान का अधिकांश भाग भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 से लिया गया है। तो आपको पता होना चाहिए जब भारत स्वतंत्र हो गया था, स्वतंत्रता अधिनियम अगर 1947 से संविधान का अधिकांश भाग लिया तो ये गलत हो जाएगा, ये तो 1935 का था, ठीक है। अधिकांश भाग किससे? 1935 से लिया गया है, तो ये भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 गलत हो जाएगा। बाकी दोनों देखिए, संविधान में जो मौलिक अधिकार है कहाँ से लिए गए? अमेरिका से लिए गए हैं। और डीपीएसपीज वे कहाँ से लिए गए? आयरलैंड से लिए गए हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहला और दूसरा करेक्ट है और हम ऑप्शन चूज करेंगे डी। अगला प्रश्न देखिए, पॉलिटी से ये पहला स्टेटमेंट है टीटी कृष्णाचारी ने डीपीएसपीज को क्या कहा है? भावनाओं का स्थायी कूड़ादान। और जो प्रस्तावना को, भारतीय संविधान की प्रस्तावना को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। और टीटी कृष्णाचारी ने भारत के आपातकालीन प्रावधान को क्या कहा है? संवैधानिक तानाशाही माना है। और आइवर जेनिंग्स ने भारत की संसदीय प्रणाली को कैबिनेट प्रणाली कहा है। देखते हैं कौन सा करेक्ट होगा। तो डीपीएसपीज को टीटी कृष्णाचारी ने क्या कहा? भावनाओं का स्थायी कूड़ादान। कोई देखिए इसकी आलोचना कर रहा था, कोई इसके पक्ष में बोल रहा था, तो यहाँ पर टीटी कृष्णाचारी का क्या कथन है वो आपको याद रखना है, सही हो जाएगा। दूसरा कथन देखिए, भारत का मैग्ना कार्टा किसे कहते हैं? भारत के संविधान में जो पार्ट 3 है, फंडामेंटल राइट्स, उनको बोलते हैं मैग्ना कार्टा, ना कि प्रस्तावना को, ठीक है। प्रस्तावना को क्या कहते हैं? संविधान की आत्मा कहा जाता है। आपातकालीन प्रावधान को संवैधानिक तानाशाही किसने माना? टीटी कृष्णाचारी ने। दोनों कथन टीटी कृष्णाचारी के हैं, याद रखिएगा। आइवर जेनिंग्स ने संसदीय प्रणाली को कैबिनेट प्रणाली कहा है। पहला, तीसरा और चौथा ही हमें ऑप्शन सी में दिया गया, यही करेक्ट है। 51st क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसमें कुछ मौलिक अधिकार दिए गए और बताना है कौन सा करेक्टली मैच है। समानता का अधिकार आर्टिकल 14 से 18 करेक्ट होगा। स्वतंत्रता का अधिकार 1922 में दिया गया, 19 और 22, ठीक, 19 से लेकर के 22। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 23 और 24, तो ये तो शोषण के विरुद्ध अधिकार है, गलत हो जाएगा। और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार कब आएगा? तो 23-24 जो है वो शोषण के विरुद्ध अधिकार है। और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 के बीच है, जो कि इसमें दिया गया है। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार आर्टिकल 29 और 30 है। और आर्टिकल 32 क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संपत्ति का अधिकार था आर्टिकल 31, लेकिन वो हटा दिया गया, ठीक है, वो अब संवैधानिक अधिकार हो गया। अब यहाँ पर देखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये मौलिक अधिकार में नहीं आता, मतलब हटा दिया गया है। तो अब देखेंगे कौन कौन से करेक्ट है। पहला और दूसरा ही करेक्ट है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 52nd क्वेश्चन देखिए, सही विकल्प चुनना। पहला कथन क्या? भारतीय संसद द्वारा अधिनियमित नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के तहत भारतीय समाज में अस्पृश्यता को दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। सेकंड, भारतीय संविधान के 44वें संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा
संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटाकर आर्टिकल 300A के तहत कानूनी अधिकार की श्रेणी में रखा गया है। दोनों कथन सही है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी है। 53rd क्वेश्चन देखते हैं। पहले तीनों स्टेटमेंट देखिए। पहला स्टेटमेंट है 1954 में राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने पेप्सू विनियोग विधेयक के मामले में अत्यंतिक वीटो का प्रयोग किया था। ठीक है, एप्रोप्रिएशन बिल बोला जा रहा है। और सेकंड है वर्ष 1986 में भारत के राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने भारतीय डाकघर संशोधन अधिनियम के संबंध में पॉकेट निषेध जो शक्ति है पॉकेट वीटो उसका प्रयोग किया था। थर्ड है राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 76 के अनुसार नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति करते हैं। बताइए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? तो देखिए, पेप्सू विनियोग विधेयक में अत्यधिक वीटो का किसने प्रयोग किया था? वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 1954 में किया था। और ज्ञानी जैल सिंह ने पॉकेट वीटो का यूज किया था 1986 में भारतीय डाकघर संशोधन अधिनियम में। फिर अब बात की जा रही नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, इनके लिए आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल 148 है। आर्टिकल 148, ठीक है। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया कैग के लिए। अटॉर्नी जनरल के लिए कौन सा होगा? तो वो हो जाएगा 76, ठीक है। और नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के लिए 148। अगर बात किया जाए कि जो इनकी नियुक्ति है आर्टिकल 155 के तहत, तो कौन करेगा? तो राज्यों के राज्यपाल करते हैं। तो यहाँ पर क्या करेक्ट होगा? राइट आंसर देखिए, पहला दूसरा करेक्ट है। आर्टिकल 76 में अटॉर्नी जनरल दिया गया है, ठीक है, और इसमें 148 में कैग दिया गया है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी सही है। तो राष्ट्रपति किस किस को नियुक्त करते हैं? आर्टिकल 76 के अकॉर्डिंग देखेंगे तो अटॉर्नी जनरल, आर्टिकल 148 तो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, आर्टिकल 155 में दिया है कि राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करेंगे। तो इन तीनों को अपॉइंट करते हैं राष्ट्रपति। इसके अलावा और किस किस को राष्ट्रपति अपॉइंट करते हैं ये आप कमेंट करके बताएंगे। तीनों आर्टिकल से याद हो गए ना, 76, 148 और 155। अगला प्रश्न देखिए, बताइए कौन सा कथन सही है। पहला स्टेटमेंट देखिए, उपराष्ट्रपति राज्यसभा की अध्यक्षता करता है लेकिन वह राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। सेकेंड, आर्टिकल 66 क्लॉज 1, इसके अनुसार उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों जिसमें लोकसभा भी होगा और राज्यसभा इनके निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा किया जाता है। थर्ड है आर्टिकल 75 क्लॉज 1, इसके अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति करते हैं। तो तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है, इसलिए ऑप्शन सी राइट होगा। 55th क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनना है। कुछ स्टेटमेंट्स हैं। पहला है भारतीय संसदीय प्रणाली को वेस्टमिंस्टर मॉडल भी कहा जाता है। तो वेस्टमिंस्टर मॉडल कहते हैं इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम को। क्या ये करेक्ट है? बिल्कुल सही दिया गया है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच राज्यसभा के लिए सीटों के आवंटन का प्रावधान भारतीय संविधान की 4वीं अनुसूची में उल्लिखित है। करेक्ट हो जाएगा। और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में केवल दिल्ली और पुदुचेरी और जम्मू कश्मीर है, इनके प्रतिनिधि राज्यसभा में हैं, ये भी करेक्ट हो जाएगा। राज्यसभा राज्य सूची में शामिल किसी भी विषय पर राष्ट्रीय हित के कानून बनाने के लिए संसद को अधिकृत करने वाला एक प्रस्ताव पारित कर सकती है। तो ये भी करेक्ट हो जाएगा। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। सारे स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है, सारे स्टेटमेंट करेक्ट है ऑप्शन डी में। ये याद रखिएगा, दिल्ली, पुदुचेरी और जम्मू कश्मीर के जो प्रतिनिधि ये राज्यसभा में है, ठीक है। 8 यूटीज है, उनमें से ये 3 हैं। तो आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो कि मैंने सॉल्व कराए। इसमें पॉलिटी के क्वेश्चंस आप ज़्यादा देखेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना मत भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लोगों को शेयर करते रहिए। देखिए हर क्वेश्चन में आपको इतने स्टेटमेंट मिल रहे हैं कि उनसे रिलेटेड आपके काफ़ी फैक्ट्स एक क्वेश्चन में ही तैयार हो जा रहे हैं। तो कोशिश कीजिए हर क्वेश्चन को ध्यान से देखिए और जो भी तथ्य आपको दिया गया अगर उससे रिलेटेड जानकारी आपके पास नहीं है तो आप उस टॉपिक को अच्छे से तैयार कर लेंगे, ठीक है। पेड कोर्स में जो भी बच्चे इंटरेस्टेड हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर प्रोवाइड किया गया, उन पर कॉन्टैक्ट कीजिए। व्हाट्सएप मैसेज या कॉल के थ्रू आपको जानकारी मिल जाएगी और अपना कोर्स ज्वाइन कर पाएंगे। ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ मैं मिलती हूँ अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।